तो चलिए बात करते हैं एडिशनल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 3.14 की। द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मान लो कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है, उस अर्थ की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। The potential difference of 400 kilovolt between the top of the atmosphere and the surface results in a current of only 1800 ampere. 1800 एम्पियर मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 400 किलो वोल्ट ओवर द एंटायर ग्लोब। मतलब जो करंट बना एक सरफेस पर से, नेगेटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो है 400 किलो वोल्ट। तो आपको पूछा है इफ देयर वर नो मैकेनिज्म of sustaining atmosphere electric field, how much time roughly would be required to neutralize the earth's surface। मतलब अर्थ की जो सरफेस है उसे न्यूट्रल बनाने में कितना टाइम लगेगा। यानी इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को हम नहीं रोक सकते, तो इस अर्थ की सरफेस पर जो भी चार्ज आएगा, मान लो क्यू चार्ज आ रहा है, वो क्यू चार्ज आ रहा है और वो क्यू चार्ज मान लो टी टाइम पे आ रहा है, तो हमें वही टाइम फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी जाके अर्थ की सरफेस जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है नेगेटिवली चार्ज है, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ हम यहाँ पे पहले चार्ज की बात करें। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है और अर्थ की रेडियस जो होती है ना वो आर ऑफ ई, वो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। नाउ टोटल चार्ज ऑन अर्थ सरफेस इज गिवन बाय Q of earth is equals to होगा सिग्मा इंटू 4 पाई R E square। Now if Q of E amount of positive charge falls on Earth's surface, if Q of E amount of positive charge falls on Earth's surface in time t, it gets neutralized। सो जो टाइम हमें फाइंड करना है, एक बेसिक सा फॉर्मूला हमें पता है, Q of E इज इक्वल्स टू क्या होगा IT। सो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे Q of E बाय I, और Q of E जो है वो होगा सिग्मा 4 पाई R E स्क्वायर बाई इलेक्ट्रिक करंट। सिग्मा की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -9, 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 6.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का स्क्वायर, और नीचे इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1800 एम्पियर बन रहा है। फाइनलाइज हम यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आंसर होगा 283.1 सेकंड। सो अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 4 मिनट के आसपास, 4 मिनट या 5 मिनट के बीच में कोई आपका आंसर होगा। तो ये एक्चुअली में इतना टाइम लगेगा अर्थ की सरफेस को न्यूट्रलाइज करने में। तो ये था
एडिशनल एक्सरसाइज का नंबर 3.14। अभी बात करेंगे एक्सरसाइज के 3.15 की। 6 lead acid type of secondary cells each of EMF 2 volt and internal resistance of 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है उसका रेजिस्टेंस जो है वो 8.5 ओम, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा है उसका रेजिस्टेंस 8.5 ओम है। व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। तो करंट के लिए यहाँ पे पहले तो सारे जो सेल्स है वो सीरीज में लगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल EMF इज इक्वल टू हर एक का 2 वोल्ट है EMF। तो यहाँ पे 6 बैटरी है, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा। नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ये होगा 0.015 इंटू 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.09 ओम। तो पहले टर्मिनल वोल्टेज के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़े, इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होगा I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R, बिकॉज ये जो इक्विवेलेंट होगा ना, ये इक्विवेलेंट वो जितना भी होगा वो R के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 वोल्ट, नीचे कैपिटल R मतलब 8.5 प्लस 0.09, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमें मिलेगा 1.4 एम्पियर। नाउ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि ये जो सेल है वो सारे सीरीज में है, तो उसका ई इक्विवेलेंट यहाँ पे एक सेल के फॉर्म में मैं बता सकता हूँ। और एक रेजिस्टर जिसका 8.5 ओम रेजिस्टेंस है वो ऐसे लगाए, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे यार इक्विवेलेंट और ये ई इक्विवेलेंट। तो आपको फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो करंट मैंने फाइंड कर लिया है, तो मान लेते हैं ये X पॉइंट है और ये Y पॉइंट है। नाउ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी P of XY इज इक्वल टू हम लिखेंगे I इंटू R। तो I हो जाएगा 1.4 इंटू 8.5, तो ये जो होगा वो मिलेगा 11.9 वोल्ट। नाउ EMF की बात करें P केस में, देखो सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन EMF ऑफ 1.9 वोल्ट, a large internal resistance of EMF of 1.9 volt, a large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Now maximum current की बात करें तो एक्चुअली में होता है R प्लस R, बट कभी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है। सो हम जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना लगाए तो उस केस में आपको मैक्सिमम करंट मिलता है। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू E बाय R, ये हो जाएगा 1.9 डिवाइडेड बाय 380। सो मैक्सिमम करंट यहाँ पे मिलेगा 0.05 एम्पियर विच इज 5 मिली एम्पियर। नाउ कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कि ये जो करंट है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो स्टार्टिंग मोटर जो है वो मोटर ड्राइव करने के लिए इतना करंट काफी नहीं है। तो ये सेल से जो है हम कार की जो स्टार्टिंग मोटर है वो स्टार्ट नहीं कर सकते।
तो ऐसा हमें स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे द सेल कैन नॉट ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार बिकॉज द वैल्यू ऑफ करंट इज 5 milliampere which is minimum value for the starting motor of a car maximum current is required और जो लिमिट है करंट की वो अराउंड 100 एम्पियर के आसपास होती है, उतना करंट चाहिए। तो ये था एक्सरसाइज का नंबर 3.15। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड द अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस। इक्वल लेंथ के दो वायर है मेरे पास, एक कॉपर का बना है और दूसरा एल्यूमिनियम का। नाउ हैव द सेम रेजिस्टेंस, मतलब दोनों के रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, कॉपर और एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस सेम है। which of the two wires is lighter, मतलब इसका वेट जो है वो कम होगा। मास मतलब आप मास की कंपैरिजन करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन लाइट है, लाइट वेट। hence explain why aluminum wires are preferred for overhead power cables, बराबर। तो सब डेटा यहाँ पे आपको, मतलब रेजिस्टिविटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो आपको देके रखी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चीज डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो क्या, डेंसिटी यहाँ पे डी सपोज करेंगे बिकॉज रेजिस्टिविटी के लिए हमने रो सपोज कर लिया है। तो डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा नीचे। अगर एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया जो है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो एरिया की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, तो एरिया की वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं रो एल बाय आर, है ना। तो रो एल बाय आर इंटू एल, तो ये हो जाएगा एम आर नीचे रो एल स्क्वायर। तो डेंसिटी जो है वो डेंसिटी का एक फॉर्मूला मिला, एम इंटू आर डिवाइड बाय रो एल स्क्वायर। नाउ मास इज इक्वल्स टू, मास m इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये होगा रो एल स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस। नाउ यहाँ पे देखो कि मास जो है वो, मास का एक फॉर्मूला मुझे मिल गया, और हमें पूछा है कि कौन सा वायर जो है वो लाइट हो, मतलब उसका वेट जो है वो कम होगा। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिला, देखो यहाँ पे एक तो लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ कॉपर इज सेम, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। एल्यूमिनियम और कॉपर वायर की लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो आर और लेंथ जो है ना वो तो सेम हो गए। सो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनलिटी बनेगी, मास इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे m इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू डी। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि मास 1 बाय मास 2 इज इक्वल्स टू, और ऐसा लिखेंगे कि मास ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों के लिए एक रेशियो निकालेंगे कि मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रो ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ कॉपर लिखेंगे यहाँ, और एल्यूमिनियम की डेंसिटी। ना वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो, रो ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, देखो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी 2.63 इंटू 10⁻⁻8 इंटू डेंसिटी। एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी 2.7 है, रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब वाटर के साथ, तो ये होगा 2.7 इंटू 10⁻3। रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट, density of that material with respect to density of water। so ये relative density है 2.7 into 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉपर का
मतलब स्पेशल रेजिस्टेंस वो होता है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 1.72 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 इंटू डेंसिटी 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर 3. सो बाय दिस कैलकुलेशन यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, देखो ऐसा आंसर मिलेगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0.4638. सो ये जो रेशियो है एल्यूमिनियम बाय कॉपर इज लेस देन 1. सो एल्यूमिनियम का वायर कॉपर के वायर से लाइट वेट होगा. सो यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर देन कॉपर वायर. सो आपको एक और सवाल पूछा है कि why aluminum wires are preferred for overhead power cables. overhead power cable के लिए always एक लाइट वेट केबल को चूज किया जाता है. बराबर, ओवरहेड मतलब जो ऊपर ऊपर लगे होते हैं ना, उसके लिए लाइट वेट होते हैं. बराबर, वो लटक ना जाए इसके लिए वहां पे उसका वेट कम होना चाहिए. सो यहाँ पे कंक्लूजन जो मिला है वो यहाँ पे लिखते हैं कि एल्यूमिनियम वायर is lighter than copper wire hence aluminum wires are preferred for overhead cables. So aluminum wire is lighter than copper wire, hence aluminum wires are preferred for overhead cables. तो ये बात हुई 3.16 की जो इम्पोर्टेंट था. आगे बढ़ते हैं यहाँ से 3.17 की बात करते हैं. What conclusion can you draw from the following observations on a resistor made of alloy manganese? एक टेबल आपको दिया है, यहाँ पे हर एक वैल्यू में आपको क्या करना है, ये सब वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और ये वोल्टेज. तो हमें पता है ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V बाय I है ना, R इक्वल्स टू V बाय I. तो जैसे जैसे आप वैल्यूज निकालोगे यहाँ पे, बराबर, कुछ वैल्यूज हम निकालते हैं यहाँ पे. फर्स्ट जो है वो R इक्वल्स टू V बाय I करोगे आप, तो वहां पे वोल्टेज है 3.94 और नीचे करंट की वैल्यू है 0.2. तो ये कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा 19.7 ओम. सेकंड में R इक्वल्स टू V बाय I, ये होगा 7.87 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये होगा 19.67 ओम. ऐसे जितनी भी आप वैल्यूज निकालोगे सब वैल्यू जो है वो 19.7 ओम के आसपास आपको मिलेगी और कांस्टेंट मिलेगी. सो फॉर above calculation, from above calculations we can conclude that for a given alloy its resistance R is equals to V by I remains constant and hence obeys Ohm's law. अगर आप यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हो तो ये देखो ग्राफ जो है वो पूरा ऐसा मिलने वाला है और ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ये ग्राफ है पूरा स्ट्रेट लाइन मिलेगा. मैंने 2-3 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके बताई, पर यहाँ पे आप जो जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे वो 19.7 ओम के आसपास है ना, वो कांस्टेंट मिलेगा. सो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम अबव कैलकुलेशंस, आप कोई भी 4-5 वैल्यूज उठा के यहाँ पे कर सकते हो. फ्रॉम अबव कैलकुलेशंस we can conclude that for given alloy its resistance R is equals to V by I remains constant
hence obeys Ohm's law। मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो ऑब्जर्व किया गया, यानी ग्राफ पर से भी आप कह सकते हो कि ग्राफ बी वर्सेस आई का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो ओबे होता है। सो ये था एक्सरसाइज का नंबर 3.17। तो चलिए बात करते हैं 3.18 की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Which of these quantities is constant along the conductor? First is current, second is current density, electric field and drift speed। तो यहाँ पे एक कंडक्टिंग मटेरियल है, एक मेटालिक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो कुछ इस तरह से कुछ चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे करंट की बात करें तो करंट जो है वो कांस्टेंट होता है, वो एक रेट है, चार्ज का फ्लो जैसे होता है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज जो है वो कंजर्व होते होते जितना चार्ज यहाँ पे एंटर होगा उतना ही बाहर होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विच आर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विच आर पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब यहाँ पे जितना चार्ज एंटर होगा कंजर्वेशन वही कहता है इतना चार्ज यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट विल रिमेन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नाउ बात करें करंट डेंसिटी की। भाई करंट डेंसिटी जो है वो करंट डेंसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। I इक्वल्स टू J इंटू ए, तो J इक्वल्स टू क्या होगा I बाय, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड J इक्वल्स टू सिग्मा ही पढ़ा है ओम सेकंड लॉ, बराबर। तो इस हिसाब से ये आपको मिलेगा E इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो J इक्वल्स टू सिग्मा ही आप यहाँ पे बोल दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड J के ऊपर डिपेंडेंट है और J तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। अब ड्रिफ्ट स्पीड की बात करोगे तो VD इक्वल्स टू I इक्वल्स टू नाउडी NAVD, तो ये VD इज इक्वल्स टू हो जाएगा I बाय NAE। तो VD इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो I बाय मतलब J बाय NE। तो ड्रिफ्ट स्पीड भी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी J के ऊपर डिपेंडेंट है और J जो है वो J चेंज हो रहा है, तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। नाउ ये था फर्स्ट। नाउ इन पार्ट बी, इन ओम्स लॉ हमें पूछा गया है कि भाई ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। Is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? If not, give examples of elements which do not obey Ohm's law. So in part B आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पे Ohm's law universal applicable है, नहीं है। Ohm's law जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, no, Ohm's law is not universal। हर एक डिवाइस के लिए ओम्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, बराबर। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है, सच आर सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर मटेरियल डायोड, डिस्चार्ज ट्यूब्स, इलेक्ट्रोलाइट, वैक्यूम ट्यूब्स, जिसमें हम ओम्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था पार्ट बी। नाउ इन सी, अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम व्हिच वन नीड्स हाई करंट्स मस्ट हैव वेरी
मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाई? अगर किसी को लो वोल्टेज सप्लाई में से हाई करंट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों लो होना चाहिए? उसका रीजन है बिकॉज जो करंट जो है वो आपको मिलता है E डिवाइडेड बाय R प्लस। तो R जो है वो क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। R जो है वो क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। नाउ R जो है अगर मैं कांस्टेंट ना बोलूं, मतलब चेंज होता है, बराबर? और ऐसा बोल सकते हैं कि भी R जो है उसे हम जीरो कर सकते हैं। तो व्हेन R इज जीरो we get maximum current which is E by R. In that case, अगर यहाँ पे आप R की वैल्यू डिक्रीज करते हो तो करंट बढ़ेगा, अगर R की वैल्यू इंक्रीज हुई तो करंट कम। सो लो वोल्टेज सप्लाई अगर है आपके पास और आपको हाई करंट चाहिए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? देखो, अगर आपको हाई करंट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए। सो ये एक रीजन है। सो इन पार्ट सी अगर आपको लो रेजिस्टेंस रखना है तो उसका मतलब है आपको करंट हाई मिलेगा। नाउ डी की बात करते हैं। इन पार्ट डी, a high tension supply of say 6 kilovolt, high tension supply 6000 volt must have a very large internal resistance y। बराबर सेम रीजन यहाँ पे हम अगर करंट की बात करें तो I इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R, where EMF is very large for, where EMF E is very large for high tension supply। नाउ अगर सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट होती है, मतलब व्हेन R इज जीरो, करंट जो है वो क्या होगा? E डिवाइडेड बाय R प्लस R में R जीरो हो जाएगा तो I इक्वल टू क्या होगा? E डिवाइडेड बाय R। नाउ EMF जो है वो हम हाई टेंशन ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे 6000 वोल्ट। अगर रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो करंट जो है वो करंट और बढ़ेगा बिकॉज EMF हाई है। तो ये रेशियो ऐसा होगा, मान लो कि 6000 जो है उसके साथ मैं खाली 0.5 ओम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो करंट की वैल्यू आएगी वो होगी 60,000 बाई 5। तो ये जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना वो बढ़ेगी, करंट की वैल्यू और इंक्रीज हो। सो R की वैल्यू ऐसी लो कि वो हाई हो जिससे करंट कम बने, और सर्किट में जो हम कंपोनेंट लगा रहे, जो हम यूज करने वाले वो कंपोनेंट में मतलब को उसे कोई डैमेज ना हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लार्ज रखा गया। सो हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलोवोल्ट मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस बिकॉज उससे करंट जो है वो करंट सर्किट में कम बना रहेगा और हमारा जो कंपोनेंट हम लगा रहे वो डैमेज होने से बच जाएगा। बराबर, तो ये एक रीजन है। यहाँ पे लिखेंगे कि अगर सर्किट में इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट मतलब R इक्वल्स टू जीरो, वैल्यू ऑफ I विल बी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मोर देन करंट कैपेसिटी, more than current capacity of a given circuit which may cause damage। मतलब जो भी हम सर्किट में कंपोनेंट लगा रहे वहां पे आपको मतलब एक वो डैमेज हो सकता है कंपोनेंट। सो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बढ़ा देनी है, तो वो वोल्टेज के साथ मतलब करंट की वैल्यू कम कर दे। तो ये था एक्सरसाइज का नंबर 3.18।
अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 3.20। Given n resistors, each of resistance are, how will you combine them to get the maximum and minimum effective resistance? For maximum resistance हम क्या कर सकते हैं भाई, सारे रेजिस्टर को, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, सारे रेजिस्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम यहाँ पे हम जो है जितने भी रेजिस्टेंस ले रहे, एन रेजिस्टर्स ले रहे, मतलब जितने भी रेजिस्टर्स आप ले रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपको रिजल्टेंट मिलेगा n इंटू। मतलब अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए इक्विवेलेंट, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेगा n इंटू आर। और फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो वहां पे आपको मिलेगा R/n रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। सो रेशियो जो है वो ऐसा मिलेगा आपको, मैक्सिमम बाय मिनिमम जो है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है n इंटू आर, और ये R/n, ये आपको n स्क्वायर मिलेगा। वेर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। चलो आगे बात करते हैं। गिवन दैट the resistances of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm, how will we combine them to get an equivalent resistance of 11/3, 11/5 ohm and 6 ohm, और चौथा पूछा है 6/11 ohm। चलो तो सबसे पहली चीज कि 11/3 मतलब एक फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे मिलेगी। इन बी पार्ट वी कैन से to get the equivalent resistance of 11/3 ohm, 1 ohm and 2 ohm, 1 ohm and 2 ohm should be connected in parallel. 1 ohm and 2 ohm should be connected in parallel, and 3 ohm is connected in series with this particular parallel combination. So यहाँ पे आपको A point और ये मान लो B point, या XYZ भी लिख सकते हो, XYZ भी लिख सकते हो, यहाँ पे X पॉइंट, Y पॉइंट और ये Z पॉइंट। तो इक्विवेलेंट देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे X और Z के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हो जाएगा 2/3 और प्लस 3, मतलब ये होगा 11/3 ओम। नाउ फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11/5 ओम, 2 ohm and 3 ohm, 2 ohm and 3 ohm, 2 ohm and 3 ohm should be connected in parallel, and this combination is connected with the resistor of resistance 1 ohm. Now here equivalent resistance between that X and Z point, X, Y और ये Z point, equivalent resistance between X और Z is 2 or 3. 2 or 3 is in parallel combination, so basically 2 into 3 divided by 2 plus 3, तो ये हो जाएगा भाई 6/5 प्लस ये 1 हो, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा 11/5। अगर 6 ओम लाना है तो क्या करोगे, 6 ओम लाना है तो 1, 2 और 3 ओम का सीधा आप क्या कर दोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर। तो थर्ड पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, आप 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दोगे यहाँ पे X और Z पॉइंट। तो यहाँ पे R ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Z मिलेगा आपको 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो मतलब 6 ओम मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 ओम।
नाउ 6/11 कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे सोचते हैं कि अगर ये तीनों रेजिस्टर को पैरेलल में ज्वाइन किया जाए, ठीक है, ऐसे पैरेलल में आप ज्वाइन करते 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1 प्लस 1/2 प्लस ये 1/3, एलसीएम होगा 6 प्लस ये होगा 3 प्लस 2/6, तो ये इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 11/6 ओम। क्या मिलेगा? 11/6 ओम। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट पोर्शन में, सी पोर्शन में क्या पूछा है देखो, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, 1 और 1 कैसे, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 ओम, नीचे 2 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये क्या देगा भाई? 4 ओम देगा। 2 और 4 का पैरेलल, मतलब 2 और 4 का अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लोगे तो यहाँ पे होगा 2 into 4 डिवाइडेड बाई 2 plus 4, तो ये आपको मिलेगा ऐसे, यहाँ पे देखो 4/3 कह सकते है ना। यहाँ पे 2 into 4 करोगे डिवाइडेड बाई 2 plus 4, मतलब ये होगा 8/6 और ये 4/3 हो। तो बेसिकली आपको 4/3 ओम मिलेगा, और उस 4/3 ओम और ये 4/3 ओम, नेक्स्ट 4/3 ओम, ये भी 4/3 ओम, ऐसे 4 बार है नेटवर्क में, आप देख सकते हो। ये पूरा एक 1 2 3 और 4, 4 बार है। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूं P और Q, तो R ऑफ P Q 4 into 4/3 होगा, ये सीरीज में हो गए, तो ये होगा 16/3 ओम, और 16/3 मतलब आप कैलकुलेट करोगे तो 5.3 ओम मिलेगा। तो ये हुआ डायग्राम ए के लिए। नाउ बी की बात करते हैं। तो बी में तो बहुत ही सिंपल, देखो यहाँ से अगर आप टर्मिनल दोगे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट यहाँ से हर एक रेजिस्टर में सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, मतलब क्या हो जाएगा? 5R। तो ये हुआ पार्ट सी का आंसर। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5R ओम। क्या हो जाएगा? 5R ओम। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 3.21 की, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट supply with internal resistance 0.5 ohm by the infinite network shown in figure 3.32. Each resistor has resistance of 1 ohm. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है, एक लैडर नेटवर्क जो है वो एक इनफाइनाइट नेटवर्क दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नेटवर्क में जो इनफाइनाइट पोर्शन है जो रिपीट हो रहा है, उसे हम x सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे जो मार्क किया है वो पोर्शन जो है वो मैं x सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो नेटवर्क होगा कुछ इस तरह से होगा, देखना भाई यहाँ पे ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, यहाँ पे जो पूरा इक्विवेलेंट है जो मैंने मार्क किया है वो x ओम सपोज कर लो भाई। ये जो आपने मार्क किया है यहाँ पे वो x ओम सपोज कर लेते हैं। बाकी अब क्या बचा है देखो, इस टर्मिनल पे A नाम दे दो और यहाँ पे B। तो ये A और B पॉइंट के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है? 1 ओम का ना, तो यहाँ पे ये 1 ओम A और B के बीच में। नाउ यहाँ से और एक 1 ओम
और सीधा यहाँ पे 1 ओम। तो इस टर्मिनल के नाम दे देते हैं भाई पी क्यू, बराबर है। चलो, तो ये पूरा नेटवर्क जो है मैंने कॉम्प्लेक्स से एक पूरा जो है कॉम्प्रेस कर दिया, एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, और यहाँ पे हमने एक इनफाइनाइट टर्म जो है वो निकाल दिया। तो यहाँ पे x सपोज किया है, तो अभी इस x के साथ ये 1 कैसा है, देखो कैसा कॉम्बिनेशन। ये नेटवर्क आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे x और 1 कैसे कॉम्बिनेशन में, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो a और b के बीच में जब नेटवर्क एट लास्ट हमारा बनेगा, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये x और 1 का क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल हम ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस x इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ओम। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 ऐसा लिख देंगे x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। चलो, तो PQ टर्मिनल के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या होगा, तो समझो इस बात को। यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर इस इंटरवल तक इनफाइनाइट से यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने x ओम सपोज कर लिया। ना बाकी जो पोर्शन बचा वो बाकी पोर्शन जो है मतलब यहाँ पे इस पॉइंट तक आप मान लोगे कि ये भी C और D पॉइंट है ना, ये C पॉइंट होगा और ये D पॉइंट, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, थोड़ा स्पेस है बीच में, तो ये x ओम है। और थोड़ा आगे इंफिनिटी से आप निकलोगे यहाँ पे थोड़ा A और B, तो वो जो होगा मैं इंफिनिटी में, मतलब ये इंफिनिटी यूनिट थी उसका मैंने x ओम सपोज किया, बराबर। इंफिनिटी यूनिट का मैंने x ओम सपोज किया भाई। यहाँ पे अगर उसमें एक और यूनिट में ऐड कर भी दूं तो क्या उसमें कोई चेंज होगा? अगर ये यूनिट जो है वो मैं ऐड कर भी दूं तो ये होगा इंफिनिटी प्लस 1, है ना। x ओम जो मैंने सपोज किया वो अप टू देखो सी डी तक था, और आगे का जो है मैं एक यूनिट ऐड कर भी दूं, नंबर ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स अगर मैं एक ऐड कर भी दूं इंफिनिटी में प्लस 1, तो वो इंफिनिटी ही मिलेगा, बराबर। P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा भाई, यहाँ पे भी x ओम ही होगा, और वही x हमें फाइंड करना है, वही x हमें फाइंड करना है। हियर नंबर ऑफ आइडेंटिकल units on the left side of line CD, मतलब ये यहां से लेफ्ट साइड, एंड PQ आर सेम, बिकॉज यहां तक जो है इंफिनिटी है और इतने डिस्टेंस में मतलब ये जो बाकी बचा वो एक ही यूनिट बचा है, तो इंफिनिटी में आप एक यूनिट ऐड कर दोगे तो वो इंफिनिटी मिलेगा, बराबर। सो PQ आर सेम एंड सो equivalent resistance of given infinite ladder between points P and Q, points P and Q, as well as between points C and D
मस्ट बी सेम, यहाँ पे लिखेंगे मस्ट बी सेम, सो रेजिस्टेंस बिटवीन P and Q is same as resistance between C और D which is X ohm, जो हमने सपोज किया यहाँ पे। तो ये आइडेंटिकल यूनिट जो है अप टू CD तक इनफाइनाइट थे, उसने मतलब इक्विवेलेंट जो है वहां पे हमने X ओम सपोज किया। नाउ नंबर ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स अगर मैं एक ऐड कर भी दूं तो यहाँ पे इंफिनिटी प्लस वन वो इनफाइनाइट ही होगा, तो जो रेजिस्टेंस C और D के बीच में होगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस P और Q के बीच में होगा। तो यहाँ पे इस नेटवर्क को देखो अभी क्या होगा, देखो अगर इस P और Q टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वन और वन जो है वो x इंटू वन मतलब x डिवाइडेड बाय x प्लस वन के साथ सीरीज में है। तो R ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस वन करेंगे मतलब टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अभी R ऑफ पी क्यू हमने बोला भाई क्या है, देखो R ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू x, तो ये x इज इक्वल्स टू टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेने के साथ ये होगा x इंटू एक्स प्लस वन, ये टू इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू प्लस एक्स। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा बाई टू ए माइनस बी मतलब वो होगा माइनस टू है ना, यहाँ पे a की वैल्यू वन, b की वैल्यू माइनस टू और c की वैल्यू माइनस टू। चलो तो माइनस b जो होगा वो टू हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट डेल्टा होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे तो यहाँ पे फोर माइनस आपको मिलेगा, क्या मिलेगा देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे तो मैं यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे तो ये होगा फोर माइनस फोर इंटू ए वन, सी का मतलब होता है माइनस टू, ये फोर इंटू वन इंटू माइनस टू मतलब प्लस एट हो जाएगा और प्लस 12 होगा। अगर 12 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे 12 होगा और नीचे होगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1। 12 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। चलो तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी। सो x इज इक्वल्स टू दो वैल्यूज होगी, x की दो वैल्यूज होगी। पहली जो वैल्यू है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। तो एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी 1 प्लस रूट 3 ओ, और एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलेगी 1 माइनस रूट 3 ओ। तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव होता नहीं है। So x cannot be negative, or we can say x less than 0 is not possible. So resistance जो है x is equals to क्या होगा 1 plus root 3 ohm और ये होगा 2.73 ohm because root 3 की वैल्यू है 1.73। now आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे सप्लाई जो है, अगर इस सप्लाई को यहाँ पे जोड़ दिया जाए जिसके वोल्टेज है 12 वोल्ट
रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो करंट जो है वो क्या होगा, तो करंट की जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे सप्लाई जोड़ भी दो आप ऐसे, अरे बैटरी का सिंबल नहीं बना रहा हूँ पर आप समझ लेना भाई, यहाँ पे मैं सप्लाई जोड़ रहा हूँ, इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस आया है अभी वो क्या आया है, वो रेजिस्टेंस आया है 2.73 ओम, बराबर। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट आपको डायग्राम मिलेगा जहाँ पे ये इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस एक्स ओम ऐसे होगा, सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे होगा, ये आर और ये इसका ईएमएफ ई। तो यहाँ पे जो करंट बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो I इज इक्वल्स टू आप फाइंड कर लोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू होगा E डिवाइडेड बाय X प्लस आर। क्या होगा, X प्लस आर। नाउ EMF की वैल्यू क्या है, EMF की वैल्यू है 12 और नीचे है 2.73 प्लस 0.5 बाय कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3.71 एम्पियर। हाँ 2.73 जो है यहाँ पे √3 की वैल्यू आप 1.732 भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर। सो √3 की वैल्यू के साथ आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा I इज इक्वल टू 3.71 एम्पियर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3.21।